हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। आज की क्लास में हम कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस में लास्ट एक्ट जो हमारी है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 उसे शुरू करेंगे। ये एक बड़ी एक्ट है तो इसे हम 3 से 4 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, जैसा कि इसके नाम में है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, तो इसका मेन पर्पस तो यही है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ में डिस्प्यूट हो रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री या इस्टेब्लिशमेंट में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में, तो उन्हें सेटल करना और दोनों के बीच में हार्मनी इस्टेब्लिश करना इस एक्ट का मेन पर्पस है। ओके, उसके अलावा जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन करना, कलेक्टिव बार्गेनिंग को प्रमोट करना, ठीक है, जो भी इलीगल स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स हो रहे हैं एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के द्वारा उनको कम करना, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को भी कम करना, और ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के लिए वर्करमैन के लिए एक रिलीफ तरीके की इस एक्ट में दी हुई है। ठीक है, अब इसमें दो टर्म्स हैं, स्ट्राइक और लॉकआउट। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, फ़र्क इतना है कि स्ट्राइक वर्कर्स करते हैं और लॉकआउट एम्प्लॉयर करता है। ठीक है, लॉकआउट बेसिकली टेम्परेरी समय के लिए टेम्परेरी किसी भी इस्टेब्लिशमेंट को बंद कर देना या काम को रोक देना एम्प्लॉयर के द्वारा, उसे लॉकआउट कहते हैं। और स्ट्राइक जब वर्कर्स काम करने से मना कर देते हैं उनकी मांगों के लिए, उसे स्ट्राइक कहते हैं। अब इसका सेक्शन 1 है ऑब्वियसली, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, पूरे इंडिया में एक्सटेंड होती है। इसका नाम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 है और ये 1 अप्रैल 1947 को फोर्स में आई थी। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस ऑल्दो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी एक्सपैंड करके बताई हुई हैं, जैसे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वाली ही। यहाँ पर ना अभी तक हमने ये पढ़ा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माइन, ऑयल फील्ड और डॉक यार्ड्स वगैरह में सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी एक्सपैंड की हुई है। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, रेलवे कंपनीज, कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज़, डॉक लेबर बोर्ड्स, LIC, बैंक ब्रांचेस इन मल्टीपल स्टेट्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मेजर पोर्ट्स कंपनीज वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्स 51% और मोर शेयर्स। 51% बेसिकली ओनरशिप डिसाइड कर देता है कंपनी में। और PSUs जो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करता है, इनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और बाकी सभी केसेस में स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी, जिसमें स्टेट ओन्ड PSUs भी शामिल हैं। नाउ यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है। अगर एक डिस्प्यूट एक कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बीच में है, द गवर्नमेंट दैट कंट्रोल्स द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट वेयर द डिस्प्यूट अरोज इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सीधी बात, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो जो गवर्नमेंट उस इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल कर रही है, फिर चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, वही उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी। नाउ आर्बिट्रेटर, देखिए आर्बिट्रेटर बेसिकली एक न्यूट्रल पर्सन होता है, और अंपायर, एक्ट में भी ये वर्ड मेंशन है अंपायर, तो इसे ज़रूर याद रखना। ठीक है, जैसे दोनों ही पार्टीज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ या वर्कमैन के बीच में डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। ये एक न्यूट्रल पर्सन होता है। ठीक है, ये दोनों ही पक्षों की तरफ या कह सकते हैं उनकी साइड नहीं लेता, बट एक न्यूट्रल डिसीजन इसके डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए देता है। नाउ एवरेज पे क्या होता है? अब देखो, एक चीज़ ध्यान में रखना, एवरेज पे हो सकता है कई लोगों को लगता हो कि सैलरी तो जब सिमिलर ही होती है, तो फिर ये 3 महीने या फिर 4 हफ्ते या 12 दिन की सैलरी का निकालने का मतलब क्या है? पॉइंट इज़, कई बार ऐसा होता है कि आपको हो सकता है बोनस मिला हो अपनी सैलरी पर, ठीक है, या फिर डिडक्शंस हुए हों। हमने पढ़े हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में डिडक्शंस भी होते हैं, है ना। तो वो सभी भी अगर हुए हैं पिछले किसी महीने में, इसीलिए मंथली पेड वर्कर्स जो हैं उनके लिए लास्ट 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स की जो सैलरी निकलेगी एवरेज, वो उनके लिए एवरेज पे माना जाएगा। वीकली बेसिस पर जिन वर्कर्स को पेमेंट मिलता है, उनके लास्ट 4 कंप्लीटेड वीक्स का एवरेज पे उनका माना जाएगा। और जो वर्कर्स डेली पेमेंट पर काम करते हैं, यानी उन्हें डेली पेमेंट मिलता है, वो लास्ट 12 फुल वर्किंग डेज का जो भी एवरेज पे निकलेगा, वो उनके लिए एवरेज पे माना जाएगा। अब अगर कोई ऐसा वर्कर है जिसके लिए कैलकुलेशन की नहीं जा सकती, हो सकता है उसने 12 दिन पूरे ही नहीं किए हों, 10 दिन के लिए वो, मतलब उसे अभी काम करते हुए शुरू किए हुए 10 दिन ही पूरे हुए हों, तो फिर वॉट एवर पीरियड दे एक्चुअली वर्कड, उसका एवरेज पे, यानी जितने भी समय उनने काम किया है उसका एक एवरेज पे निकाल कर वो उसका एवरेज पे माना जाएगा। नेक्स्ट, अवार्ड क्या होता है? अवार्ड मैंने पहले भी बताया है, एक
टेम्परेरी या फिर फाइनल डिटर्मिनेशन, डिसीजन होता है एक तरीके का, उसे अवार्ड कहते हैं। अब ये डिसीजन कौन देता है? लेबर कोर्ट दे सकती है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, या फिर एक आर्बिट्रेटर सेक्शन 10A के तहत एक अवार्ड या डिसीजन दे सकता है। अब कुछ डेफिनेशंस इसमें थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है, जो कि उनकी स्पेसिफिक एक्ट्स में ही डिफाइंड है, बट स्टिल मैंने यहाँ पर दी हुई है, तो इन पर ज़्यादा ध्यान आप मत दीजिएगा। बैंकिंग कंपनी बेसिकली बैंकिंग कंपनी एक्ट में जो भी डिफाइन है वो बैंकिंग कंपनी है, तो ऐसी डेफिनेशन हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है बोर्ड क्या है। बोर्ड इस एक्ट के लिए है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। क्लोजर का मतलब, अब देखिए अभी हमने एक टर्म पढ़ा था लॉकआउट, ठीक है, उससे ही मिलता जुलता एक टर्म है क्लोजर। दोनों में फ़र्क इतना है, क्लोजर मतलब कि परमानेंट क्लोजिंग डाउन, लॉकआउट यानी कि टेम्परेरी क्लोजिंग डाउन होता है, क्लोजर मतलब परमानेंट किसी भी एम्प्लॉयमेंट या एस्टैब्लिशमेंट या फिर उसका एक पार्ट बंद कर दिया हो, उसे क्लोजर कहते हैं। ठीक है, अब या तो वो पूरी एस्टैब्लिशमेंट भी हो सकती है या फिर उसका एक हिस्सा भी हो सकता है। कॉन्सिलिएशन ऑफिसर कौन होगा? इस एक्ट के तहत जिसे कॉन्सिलिएशन ऑफिसर अपॉइंट किया गया है वो होगा। ठीक है, इसे अपॉइंट कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जिसका काम है दोनों पार्टीज़ के बीच में सेटलमेंट बैठाना। ठीक है, मीडिएट करता है, बेसिकली मध्यस्थता करता है और दोनों पार्टीज़ के बीच में सेटलमेंट इस्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट, कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं? ऐसी प्रोसीडिंग्स जो कॉन्सिलिएशन बोर्ड कैरी ऑन करता है। ठीक है, कॉन्सिलिएशन बोर्ड या फिर ऑफिसर कैरी ऑन करते हैं, उसे कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स कहते हैं। अब कंट्रोल्ड इंडस्ट्री क्या होता है? कंट्रोल ऑफ एन इंडस्ट्री इज डिक्लेयर्ड बाय यूनियन बाय एनी सेंट्रल एक्ट टू बी एक्सपीडिएंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जिसे सेंट्रल एक्ट के तहत डिक्लेयर किया गया है, किसी एक्ट के तहत डिक्लेयर किया गया है इन पब्लिक इंटरेस्ट, उसे कंट्रोल्ड इंडस्ट्री कहा जाएगा। कोर्ट क्या होती है? इस एक्ट के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो इस एक्ट में कॉन्स्टिट्यूट की जाती है उसे कोर्ट कहते हैं। ठीक है, यानी एक्ट में अगर कहीं पर भी कोर्ट लिखा हुआ है ना, तो उसका मतलब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है ना, वो कभी भी डिसीजन नहीं सुनाती अपना, वो सिर्फ किसी भी डिस्प्यूट में इन्वेस्टिगेट करती है और अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, बस, कोई भी डिसीजन नहीं सुनाती वो। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयर। इस एक्ट के लिए अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है तो फिर प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, यानी कि गवर्नमेंट बताएगी कि ये है एम्प्लॉयर यहाँ पर, और अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो उस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही एम्प्लॉयर माना जाएगा। लोकल बॉडीज़ के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एम्प्लॉयर माना जाएगा। एग्जीक्यूटिव कौन होता है इस एक्ट के लिए? नाउ एग्जीक्यूटिव ऑफ ट्रेड यूनियन मतलब कि ऐसा इंसान जो ट्रेड यूनियन अफेयर्स को मैनेज करता हो। ठीक है, अब चाहे उसे कुछ भी कहिए, एक कमिटी भी हो सकती है, वो काउंसिल भी हो सकती है, उसे एग्जीक्यूटिव कहेंगे। इंडिपेंडेंट बेसिकली ऐसा इंसान होता है इस एक्ट के लिए, उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है, चाहे वो बोर्ड हो, कोर्ट हो या फिर ट्रिब्यूनल हो, उसके लिए अपॉइंट किया जाता है। और उसकी इंडिपेंडेंस बेसिकली इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किसी भी पार्टी के डिस्प्यूट में इंटरेस्टेड नहीं है, यानी डिस्प्यूट चाहे कोई भी हो, लेकिन वो इंडिपेंडेंट पर्सन जो है वो उस डिस्प्यूट में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तभी वो अपना फैसला इंडिपेंडेंटली सुना पाएगा, वरना अगर उसका फ़ायदा उस डिस्प्यूट में होगा तो फिर वो उस पार्टी के फेवर में फैसला सुना सकता है जो जिससे उसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा हो, है ना, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि चेयरमैन है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है किसी कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का है, ओके, नेशनल ट्रिब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, अब वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई नहीं होगा सिर्फ इस बेसिस पर कि जो कंपनी डिस्प्यूट शामिल है, ठीक है, जो भी डिस्प्यूट उसके कोर्ट के समक्ष आया हुआ है उसमें एक कंपनी इन्वॉल्व है, ठीक है, और उस कंपनी के शेयर्स इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने लिए हुए हैं, ठीक है, यानी कि शेयर होल्डर है, तो इस वजह से वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, लेकिन उसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये बताना होगा कि उसके पास कितने शेयर्स हैं और किस तरीके के शेयर्स हैं। डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, शेयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, कुछ अलग अलग तरीके के जो शेयर्स होते हैं उनकी डिटेल्स उसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देनी होगी। ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री। नाउ कोई भी बिजनेस, ट्रेड या अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग या वर्क जहाँ पर एम्प्लॉयर हायर करता है लोगों को, ठीक है, ध्यान देना, एम्प्लॉयर हायर करता है लोगों को, उसे इंडस्ट्री कहा जाएगा। ठीक है, अब वो कॉलिंग के लिए भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट, एवोकेशन ऑफ वर्कमैन, ठीक है,
तो उसे इंडस्ट्री कहेंगे। अब यहाँ पर आती है एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो पहले भी एग्जाम में आ चुकी है, 1982 की अमेंडमेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इससे रिलेटेड एक ट्रिपल टेस्ट बेसिकली एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया हुआ था, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1982 की अमेंडमेंट देखते हैं। ये एक प्रोपोज्ड अमेंडमेंट थी, जैसे गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है 1982 में, और इस अमेंडमेंट से इंडस्ट्री की डेफिनेशन चेंज करने वाले थे। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइज एक्टिविटी जहाँ पर एम्प्लॉयर और वर्कर्स कोऑपरेट करते हैं, चाहे प्रोडक्शन के लिए या सप्लाई के लिए या फिर सर्विस के लिए, जिससे ह्यूमन नीड्स फुलफिल की जा सकें, उसे इंडस्ट्री कहेंगे इस अमेंडमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब लेकिन वो रिलीजियस और स्पिरिचुअल नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। यहाँ पर इंडस्ट्री की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया था एग्रीकल्चर, हॉस्पिटल, स्कूल्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, चैरिटी, खादी, विलेज इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट सोवरेन फंक्शंस, डोमेस्टिक वर्क, स्मॉल प्रोफेशंस अंडर 10 एम्प्लॉइज एंड स्मॉल कोऑपरेटिव क्लब्स विथ 10 एम्प्लॉइज, ठीक है। तो बेसिकली इंडस्ट्री की डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा चेंज करने के लिए अमेंडमेंट लाई गई थी, लेकिन ये कभी फोर्स में आई ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार एटलीस्ट पता होने चाहिए। अब आता है हमारा ट्रिपल टेस्ट। एक केस हुआ था, बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा केस, जो कि 1978 का था, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस लैंडमार्क डिसीजन में ट्रिपल टेस्ट नाम की एक थ्योरी प्रोपाउंड की थी। इसके हिसाब से ना 3 ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जो एक इंडस्ट्री को फुलफिल करनी चाहिए इंडस्ट्री की डेफिनेशन में शामिल होने के लिए। कौन कौन सी है वो कंडीशंस? सबसे पहले तो आप एक इंडस्ट्री चला रहे हो तो उसमें एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी एक ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज तरीके से आपका बिजनेस चलना चाहिए। सेकेंडली, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। और तीसरी कह रहा है कि गुड्स या फिर सर्विसेज का प्रोडक्शन होना चाहिए, तभी आपकी जो इंडस्ट्री है उसे इंडस्ट्री की डेफिनेशन में शामिल किया जाएगा इस एक्ट के तहत। नाउ इसके हिसाब से इंडस्ट्री के लिए कौन कौन क्वालिफाई है? सबसे पहले तो हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट क्लब्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो कमर्शियल या नॉन सोवरेन फंक्शंस, ध्यान देना, कमर्शियल और नॉन सोवरेन फंक्शंस कैरी करते हैं, वो इंडस्ट्री माने जाएंगे, और यूटिलिटीज़ डिपार्टमेंट जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी, ओके, तो इन्हें इंडस्ट्री माना जाएगा। लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं किया गया है? सबसे पहले सोवरेन फंक्शंस इंक्लूड नहीं किए गए, यानी कि गवर्नमेंट की ऐसी एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट वहाँ पर मतलब स्ट्राइक वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट लॉस ही काम करती हैं, जैसे कि डिफेंस, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस सिस्टम जो होता है बेसिकली, डिप्लोमेसी, ओके। और प्योरली चैरिटेबल और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ ये इंडस्ट्री में नहीं माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना एक फॉर्मल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होता है। और डोमेस्टिक सर्विसेज, यानी कि अगर कोई इंसान अपने घर में सर्वेंट्स रखे हुए हैं तो फिर उसके घर को इंडस्ट्री नहीं मानेंगे ना, क्योंकि वो उसका पर्सनल वर्क है, ठीक है, वो उसका पर्सनल काम है, इसीलिए उसे एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है? हमने पहले भी पढ़ा था, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट वर्क रिलेटेड मैटर से जो किसके बीच में हो रहा है, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में, वर्कमैन या वर्कमैन के बीच में, ठीक है। दो पार्टीज हैं बेसिकली, एम्प्लॉयर और वर्कमैन, एम्प्लॉयर और वर्कमैन पार्टीज़ हैं, इनके ही बीच में 3 तरीके से डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। खुद एम्प्लॉयज़ के बीच में डिस्प्यूट हो गया, वर्कर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया, या फिर एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में डिस्प्यूट हो गया। अब ये डिस्प्यूट होगा किस लिए? सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट के लिए, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि सैलरी, अर्स, बेनिफिट, ओवर टाइम, इन सभी से रिलेटेड हो सकता है, या फिर वर्क कंडीशंस के लिए हो सकता है। इनसे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा। नाउ इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट या फिर अंडरटेकिंग क्या होती है? ऐसी इस्टेब्लिशमेंट या अंडरटेकिंग जहाँ पर इंडस्ट्री कैरीड ऑन है, ठीक है। अब इफ़ अ प्लेस डज सेवरल थिंग्स एंड ओनली सम इंडस्ट्रीज द इंडस्ट्रियल पार्ट इज ट्रीटेड सेपरेटली इफ़ इट कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। अब देखो सीधा ये कह रहा है, एक बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, एक बड़ी मान लो कह सकते हैं एक जगह है, ठीक है, एक प्लेस है बहुत बड़ी, और यहाँ पर इसका सिर्फ इतना जो पार्ट है ना, यहाँ पर इंडस्ट्री कैरी ऑन होती है, और बाकी का जो ये जगह है ना, ये इंडस्ट्री से अलग है, ठीक है। तो फिर इसके सिर्फ इतने हिस्से को ही इंडस्ट्री माना जाएगा, ठीक है, और इसको सेपरेटली ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर ये मेन एक्टिविटी जो है ना, ये
इन सभी के कोऑपरेशन से चल रही है, यानी ये सभी जो बाकी की एक्टिविटीज़ हैं ये मेन इंडस्ट्री के सपोर्ट के लिए चल रही हैं, तो फिर इस पूरी प्लेस को ही इंडस्ट्री माना जाएगा, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट या फिर अंडरटेकिंग माना जाएगा। अब फैक्ट्री एग्जांपल से समझते हैं। एक फैक्ट्री है जिसकी कैंटीन और ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। अब पूरी जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो कैंटीन एंड ट्रांसपोर्ट सपोर्ट द मेन फैक्ट्री वर्क, यानी कि कैंटीन और ट्रांसपोर्ट जो है वो उसका मेन फैक्ट्री वर्क को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर उस पूरी ही जगह को इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट या फिर अंडरटेकिंग माना जाएगा। ओके, अगेन ये एक्ट स्पेसिफिक डेफिनेशंस हैं, तो इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। इसमें सिर्फ लेबर कोड जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि इस लेबर कोड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7, वही इसकी डेफिनेशन है बस। ले ऑफ, आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा कि कई कंपनीज जो होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट या लिंक्डइन वगैरह, वो ले ऑफ करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो उसमें ले ऑफ का मतलब होता क्या है? बेसिकली एम्प्लॉयर जो होता है वो अपने वर्कमैन को काम नहीं दे पाता, काम देने में फेल हो जाता है, फेलियर, रिफ्यूज़ल या फिर इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू अ वर्कमैन, ठीक है। अब वो वर्कमैन कौन सा होगा? जिसका नाम उसके मस्टर रोल्स में होगा उसकी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में, लेकिन वो रिट्रेंच नहीं हुआ है, उसे निकाला नहीं है परमानेंटली, लेकिन फिर भी आप उसे काम नहीं दे पा रहे। अब ये काम ना दे पाना जो है, फेलियर, वो इन रीजंस की वजह से हो सकता है। या तो आपके पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, कोल पावर या रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, या फिर आपने ऑलरेडी इतना स्टॉक बना लिया है और वो अभी तक सेल नहीं हो पाया है कि आप एक्स्ट्रा जो स्टॉक है उसे बनाने की हालत में नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी जो आपके पास है वो आप बेच नहीं पाए हो अभी तक, है ना। मशीनरी ब्रेकडाउन है, मशीनरी टूट गई है, ख़राब हो गई है, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से या फिर कोई भी रिलेटेड रीज़न की वजह से आप अपने एम्प्लॉयर्स को या वर्कमैन को काम नहीं दे पा रहे, तो उसे ले ऑफ कहेंगे। अब यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो ऐसा वर्कमैन जिसका नाम मस्टर रोल्स में लिखा हुआ है और वो काम पर आता है, मान लीजिए वो 8 बजे काम पर आया, ठीक है, 8 AM वो काम पर आया, लेकिन 2 घंटे तक आपने 10 AM तक उसे कोई काम दे ही नहीं पाया, तो फिर ऐसा माना जाएगा कि सिर्फ उस एक दिन के लिए उसे ले ऑफ किया गया है। नेक्स्ट, अब 10 बजे तक उसे काम नहीं दे पाए तो वो घर चला गया, ठीक है, 11 बजे वो घर चला गया। एम्प्लॉयर ने उस वर्कर को फ़ोन करके बोला कि तुम एक काम करो, सेकंड शिफ्ट में आ जाओ, 1 बजे तुम आ जाओ और मैं तुम्हें काम दे दूंगा। तो फिर 1 बजे वो आया और उसने काम किया, तो फिर ऐसा माना जाएगा कि वो सिर्फ आधे दिन के लिए, जब तक उसे काम नहीं मिला ना, वो सिर्फ आधे दिन के लिए ले ऑफ था, लेड ऑफ फॉर ओनली हाफ डे, ठीक है, आधे दिन के लिए लेड ऑफ था। अब एक और कंडीशन है कि एम्प्लॉयर ने इसे बुला तो लिया सेकंड हाफ में, लेकिन काम अभी भी नहीं है। एम्प्लॉयर ने बोला कि तुम आ जाओ और मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ, लेकिन जब वर्कमैन वहाँ पर पहुँचा तो उसके पास काम था ही नहीं, तो फिर इस कंडीशन में उसे लेड ऑफ नहीं माना जाएगा और सेकंड हाफ के लिए उसे जो भी बेसिक वेज और DNS अलाउंस जो होते हैं हाफ डे के लिए, वो उसे मिलने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, लॉकआउट। लॉकआउट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, टेम्परेरी क्लोजिंग डाउन ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर सस्पेंशन और रिफ्यूजल ऑफ वर्क बाय एन एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम, यानी कि बेसिकली टेम्परेरी क्लोजिंग डाउन ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लेस हो सकती है, टेम्परेरी काम करने की जगह को बंद कर दिया है, ठीक है। नाउ नेशनल ट्रिब्यूनल, सेक्शन 7B में जो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेटअप हुई है वो नेशनल ट्रिब्यूनल है। ऑफिस बियरर ऑफ ट्रेड यूनियन, इसमें अगेन वही सेम डेफिनेशन है जो हमने स्टैंडिंग ऑर्डर्स में या ट्रेड यूनियन एक्ट में पढ़ी थी, उसमें ऑडिटर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कौन सी होती हैं? देखो, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज बेसिकली ऐसी एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, ज़रूरी सर्विसेज होती हैं जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट या फिर कंपनीज भी प्रोवाइड करती हैं, जिनके रुकने से ना आम जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में ये सभी आते हैं। रेलवे सर्विस ऑब्वियसली पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, हर रोज़ लाखों करोड़ों लोग रेलवेज़ को यूज़ करते हैं। मेजर पोर्ट्स, डॉक्स इंपॉर्टेंट है। सेक्शंस वेयर सेफ्टी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट वर्कर्स डिपेंड ऑन देम। पोस्टल, टेलीग्राफ, टेलीफोन सर्विसेज, पावर, लाइट, वाटर सप्लाई इंपॉर्टेंट है। एनी सिस्टम ऑफ पब्लिक कंजर्वेंसी और सैनिटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिसमें जो फर्स्ट शेड्यूल में दी गई हैं, अब यहाँ पर क्या करती है गवर्नमेंट है ना, ये फर्स्ट शेड्यूल में जो इंडस्ट्रीज़ दी गई हैं उन्हें पब्लिक यूटिलिटी डिक्लेयर कर सकती है 6 महीने के लिए पहली बार में, उसे एक्सटेंड भी कर सकती है, लेकिन एक बार में सिर्फ 6 महीने के लिए उन्हें पब्लिक यूटिलिटी डिक्लेयर कर सकती है। इन दी फर्स्ट इंस्टेंस फॉर 6 months
और जो कि एक्सटेंडेबल है, एक्सटेंड कर सकती है गवर्नमेंट। नाउ रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट बेसिकली छटनी होती है जब एम्प्लॉयर किसी वर्कर की सर्विसेज को टर्मिनेट कर देता है, यानी कि उसे ख़त्म कर देता है। लेकिन ये जो एम्प्लॉयर ख़त्म कर रहा है सर्विसेज को, ये कोई पनिशमेंट या मिसकंडक्ट की वजह से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किस वजह से होनी चाहिए? नॉर्मली हो सकती है लेकिन इन वजहों से नहीं हो सकती। सबसे पहले तो पनिशमेंट मिसकंडक्ट नहीं होनी चाहिए। वॉलेंटरी रिटायरमेंट को रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा। रिटायरमेंट अगर नॉर्मल एज पर हो रही है तो उसे भी नहीं माना जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं ना, आपने देखा होगा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, मान लीजिए मैं एक कंपनी गया और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि मैं सिर्फ 2 साल यहाँ पर काम करूँगा, जो कि एक्सटेंडेबल है। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होता है और एक्सपायर हो जाता है तो मुझे रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, एंड टर्मिनेशन ड्यू टू कंटिन्यूड इल हेल्थ। कंटिन्यूसली मेरी बहुत सालों से तबीयत खराब है तो कंपनी मुझे निकाल रही है तो उसे रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा। नाउ सेटलमेंट क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट जो कि एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में है, जो डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए साइन किया गया है, उसे सेटलमेंट कहेंगे। ठीक है, अब ये 2 तरीके से हो सकता है। सबसे पहले तो ड्यूरिंग द कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स, यानी कि कॉन्सिलिएशन ऑफिसर या फिर कॉन्सिलिएशन बोर्ड के समक्ष कोई प्रोसीडिंग्स चल रही थी और इसके बीच में ही अग्रीमेंट हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, तो उसे वो भी एक सेटलमेंट माना जाएगा। और आउटसाइड कॉन्सिलिएशन, यानी कि रिटर्न अग्रीमेंट जो कि एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में हुआ है, प्रॉपरली साइंड है और उसकी एक कॉपी जो है, जो अग्रीमेंट साइन हुआ है उसकी एक कॉपी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और कॉन्सिलिएशन ऑफिसर को भेजी जाती है, उसे भी सेटलमेंट माना जाएगा। बेसिकली ये रिटर्न कॉपीज जो साइन की गई है ना, ये एक लीगल प्रूफ हो जाता है। वरना आज मान लीजिए इनके बीच में सेटलमेंट हो गया, अगर ओरली हो रहा होता तो आज सेटलमेंट हो गया और कल फिर से डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रिटर्न अग्रीमेंट्स है ना, ये लीगली बाइंड करते हैं दोनों पार्टीज़ को, ताकि बार बार काम जो है वो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट का वो डिसरप्ट ना हो। नेक्स्ट आता है स्ट्राइक। जब एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स हैं काम करने से मना कर देते हैं। क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि उनकी शर्तें नहीं मानी जा रही। ठीक है, अब या तो वो एक्चुअली स्टॉप कर सकते हैं, वर्क को काम करने से मना कर सकते हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट लेने से भी मना कर सकते हैं। ठीक है, तीनों ही चीज़ें स्ट्राइक में काउंट होंगी। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि एक सिंगल इंसान स्ट्राइक नहीं कर सकता। मान लीजिए मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ और मैंने काम करने से मना कर दिया, तो उसे स्ट्राइक नहीं मानेंगे। ठीक है, वो मेरा रिफ्यूज़ल टू वर्क है। लेकिन अगर हम लोग 100 लोग मिल गए, कंपनी में 500 लोग हैं, मान लीजिए हम में से 400 लोग मिल गए और हमने काम करने से मना कर दिया, तो उसे स्ट्राइक माना जाएगा। ट्रेड यूनियन क्या है? जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में रजिस्टर्ड है। ट्रिब्यूनल, ऐसी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जिसे सेक्शन 7A में रजिस्टर किया गया है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? नाम से तो वैसे समझ में आ रहा है, ऐसी लेबर प्रैक्टिसेस जो कि अनफेयर हैं और बेसिकली किसी भी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब ऐसी प्रैक्टिसेस लिस्टेड हैं 5th शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के 5th शेड्यूल में ये जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हैं उनकी एक लिस्ट दी हुई है। ठीक है, वेजेस क्या होंगे? ऐसे रेम्यूनरेशन जिन्हें मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसमें बेसिक सैलरी काउंट होगी, डीएनएस अलाउंस काउंट होगा, वैल्यू ऑफ हाउस, लाइट, वाटर, मेडिकल फैसिलिटीज़, फूड कंसेशंस, ट्रैवल अलाउंस, कमीशन ऑन सेल्स, बिजनेस और बोथ। लेकिन इसमें बोनस, कोई भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो कि प्रोविडेंट फंड के लिए है, और ग्रेचुटी, ये इसमें काउंट नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट, वर्कमैन क्या होता है? वर्कमैन हम ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन कई बार पढ़ चुके हैं। कोई भी ऐसा इंसान जिसमें अप्रेंटिस भी इंक्लूड किया जाता है, एक इंडस्ट्री में एम्प्लॉय किया गया है, जिसमें मैनुअल वर्क के लिए हो, अनस्किल्ड वर्क के लिए हो, स्किल्ड के लिए, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लैरिकल या सुपरवाइजरी वर्क के लिए उसे वर्कमैन माना जाएगा। डिस्प्यूट पर्पस के लिए ऐसे वर्कर्स जिन्हें डिसमिस कर दिया गया है, डिस्चार्ज या रिट्रेंच कर दिया गया है, जो कि डिस्प्यूट से कनेक्टेड हैं, उन्हें भी वर्कमैन माना जाएगा। ऐसे वर्कर्स जो डिसमिसल, डिस्चार्ज या रिट्रेंच हैं और उनकी वजह से ही डिस्प्यूट हुआ है, उसे भी वर्कमैन माना जाएगा। लेकिन इसमें आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ या फिर सुपरवाइजर्स जो 10,000 रुपये पर मेंसिम बेसिकली मंथ मान लीजिए आप, उससे ज़्यादा कमाते हैं, तो उन्हें वर्कमैन नहीं माना जाएगा। अब सेक्शन 2A, डिसमिसल ऑफ इंडिविजुअल वर्कमैन टू बी डीम्ड टू बी एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। बेसिकली ये सेक्शन कह रहा है कि देखो, इस सेक्शन के आने से पहले ना, कुछ जब
किसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में 10, 20 या 50, 100 लोगों के साथ जब कुछ बुरा होता था ना, उन्हें डिस्चार्ज कर देते थे, डिसमिस कर देते थे, रिट्रेंच या फिर किसी भी तरीके से उनकी सर्विसेज टर्मिनेट कर देते थे, तब उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाता था। लेकिन ये सेक्शन कह रहा है, अब ये 2A, ये अमेंडमेंट्स ऐड हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये सेक्शन कह रहा है कि अगर किसी एक वर्कर के साथ भी ऐसा हुआ है ना, अगर उसे डिस्चार्ज कर दिया, डिसमिस, रिट्रेंच या फिर उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया है और वो अपने एम्प्लॉयर को पर केस करता है, तो उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा, ठीक है। यानी कि एक सिंगल वर्कर के राइट्स को भी ये प्रोटेक्ट करता है ये सेक्शन। और यहाँ पर एक और उससे राइट दे रहा है कि आप डायरेक्ट लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आपके साथ आपको डिसमिस कर दिया मान लीजिए, तो सबसे पहले आप कॉन्सिलेशन ऑफिसर के पास जाओ, जिसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है मीडिएशन के लिए, ठीक है। और 45 डेज तक वेट करो। यानी अगर कॉन्सिलेशन ऑफिसर 45 डेज में कोई सेटलमेंट नहीं बैठा पाता, तो फिर आप डायरेक्टली लेबर कोर्ट जा सकते हो 45 डेज के बाद। डायरेक्टली लेबर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, और वो कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल ऐसे ट्रीट करेगी आपके केस को जैसे कि उसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने ही रेफर किया है वो केस। अब इसकी एक टाइम लिमिट भी है। मान लीजिए मुझे 2026 की 1 जनवरी को डिसमिस किया गया था, तो फिर आने वाले 3 सालों के अंदर अंदर मुझे अप्लाई करना होगा लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में। ओके, तो ये टाइम लिमिट है, और ये एक्सटेंडेबल नहीं हो सकती, क्योंकि 3 साल का समय बहुत होता है आपके कहीं पर भी अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और किस वजह से? डिस्चार्ज, डिसमिस, रिट्रेंच या फिर अदरवाइज टर्मिनेटेड सर्विसेज। अब आते हैं चैप्टर 2 पर। इस एक्ट में अथॉरिटीज़ जो अपॉइंट की गई हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले वर्क्स कमेटी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्क्स कमेटी कब अपॉइंट की जाएगी। तो ऐसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर पिछले 12 महीने में 100 या 100 से ज़्यादा वर्कमैन को एम्प्लॉय किया गया है, उसे वहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या तो एक जनरल ऑर्डर से या फिर स्पेशल ऑर्डर से एम्प्लॉयर को कहेगी कि एक भैया वर्क कमेटी बना लो आप, क्योंकि आपके यहाँ पर पिछले 12 महीने में 150 वर्कमैन एम्प्लॉय किए जा चुके हैं, तो फिर आप एक वर्क्स कमेटी बना लो, इस्टेब्लिश कर लो, ठीक है। तो एम्प्लॉयर ने पूछा कि वर्क्स कमेटी तो मैंने बना दूं, लेकिन इसमें मेंबर्स कौन कौन होंगे। गवर्नमेंट कह रही है कि एक तो इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स रखो आप, दोनों ही एम्प्लॉयर और वर्कर्स के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स को उस कमेटी का मेंबर बनाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ना, वो एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव से कम नहीं होने चाहिए। तो इससे हमें 2 चीज़ें समझ में आ गई। सबसे पहले तो गवर्नमेंट कह रही है कि दोनों के नंबर इक्वल होने चाहिए, और दूसरी चीज़ कि वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव्स ज़्यादा हो सकते हैं एम्प्लॉयर से, लेकिन कम नहीं हो सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये तो नहीं कहा कि दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना। गवर्नमेंट सिर्फ कह रही है कि वर्कमैन कम नहीं होने चाहिए एम्प्लॉयर से। तो हमें समझ में आ गया कि हाँ भैया, वर्कमैन ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते। नाउ, अब जो वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आर सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग द वर्कर्स इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, एंड इफ देयर इज अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन द सिलेक्शन मस्ट बी डन इन कंसल्टेशन विद देम। यानी कि जो उनका रिप्रेजेंटेटिव्स का सिलेक्शन का मैनर है वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होगा, और अगर उस इंडस्ट्री में कोई ट्रेड यूनियन है तो उस ट्रेड यूनियन से कंसल्ट करना भी ज़रूरी है। अब इस कमिटी की ड्यूटी क्या होगी? सबसे पहले तो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में अच्छे रिलेशंस को इस्टेब्लिश करना, ठीक है, ताकि डिस्प्यूट्स ना हो। आमतौर पर कॉमन इंटरेस्ट के जो मैटर्स हैं उन्हें डिस्कस करना और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को सेटल करना, ये इस कमेटी का काम होगा। नाउ सेक्शन 4 के तहत अपॉइंट किया गया है कंसीलिएशन ऑफिसर को। कौन अपॉइंट कर रहा है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कंसीलिएशन ऑफिसर को, और वो एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, जितने भी गवर्नमेंट को ठीक लगते हैं उतने कंसीलिएशन ऑफिसर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। क्यों अपॉइंट कर रही है? ताकि ये कंसीलिएशन ऑफिसर्स जो हैं वो मीडिएट कर सकें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के बीच में, और उन्हें उनके सेटलमेंट को भी प्रमोट कर सकें। यानी जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनके सेटलमेंट को प्रमोट करें। सबसे पहले तो उन्हें सेटल कराए, ख़त्म कराए उस डिस्प्यूट को, और मीडिएट कर सके, मध्यस्थता कर सके। अब ये जो ऑफिसर्स हैं इन्हें परमानेंटली या फिर एक लिमिटेड पीरियड के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है, जैसा भी गवर्नमेंट को ठीक लगता है, और इन्हें एक स्पेसिफिक एरिया या फिर स्पेसिफिक इंडस्ट्री या फिर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ इन एन एरिया, उसके लिए अपॉइंट किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक को ही पूरी इंडस्ट्री दे दी या फिर एक स्पेसिफिक एरिया दे दिया, ज़रूरी नहीं है, दे भी सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है।
सेक्शन 5 बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन को इस्टेब्लिश करता है। अब देखो, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन हमेशा परमानेंट नहीं होगा। हमेशा याद रखना, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, लेकिन बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन हमेशा टेम्परेरी ही रहेगी और इसे सिर्फ तब इस्टेब्लिश किया जाता है जब इसकी ज़रूरत होती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसे फॉर्म करती है टू हेल्प सेटल इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो होगा ना, उसे सेटल करने के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसे इस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, परमानेंट नहीं होगा, ये सिर्फ टेम्परेरी पीरियड के लिए होगा और इसमें एक चेयरमैन होगा जो कि इंडिपेंडेंट होगा। 2 to 4 यानी कि इक्वल नंबर ऑफ बोथ पार्टीज इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, दोनों के ही, एम्प्लॉयर के भी और वर्कर्स के भी। और एम्प्लॉयर और वर्कर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद ही रिकमेंड करते हैं इस बोर्ड को, कॉन्सिलिएशन के बोर्ड को। नाउ अगर कोई पार्टी लिमिटेड टाइम फ्रेम में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं रिकमेंड करती है, ठीक है, नहीं बताती, तो फिर इफ़ द चेयरमैन एंड एनी मेंबर इज एब्सेंट और एनी वेकेशन और एनी वैकेंसी एग्जिस्ट ऑन द बोर्ड बट द प्रिस्क्राइब्ड कोरम इज मेट, द बोर्ड इज स्टिल ओके। बेसिकली देखो, पहले ये पढ़ लेते हैं। एक पार्टी ने रिकमेंड नहीं किए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है उनके लिए कोई भी। ठीक है, सेकेंडली, अगर इस बोर्ड में कोई भी चेयरमैन या कोई मेंबर एब्सेंट है, मान लो कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं किसी डिस्प्यूट की, लेकिन चेयरमैन या फिर कोई मेंबर एब्सेंट है उसमें से, लेकिन जो प्रेस्क्राइब्ड कोरम है वो फुलफिल हो रहा है, तो फिर इसकी प्रोसीडिंग्स वैलिड ही मानी जाएंगी। इन्हें इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता सिर्फ इस वजह से कि चेयरमैन नहीं था उस बोर्ड में या फिर कोई मेंबर नहीं था, एब्सेंट था। ठीक है, अब ये कोरम होता क्या है? देखो, कोरम बेसिकली ऐसा लिमिटेड नंबर होता है जिससे किसी भी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में कोरम है 1/10, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं उनका अगर 10वां हिस्सा, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 500 मेंबर्स हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में, अब अगर 50 लोग भी पार्लियामेंट में प्रेजेंट है ना, तो प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पर है। प्रेस्क्राइब्ड कोरम, यहाँ पर एक नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट बताएगी कि प्रेस्क्राइब्ड कोरम कितना होगा। मान लेते हैं चलो 2 to 4 पीपल ये है और 5 ये है, 4 ये हैं, तो प्रेस्क्राइब्ड कोरम गवर्नमेंट ने बोला कि 2 रख लो कम से कम। ठीक है, अब अगर इसमें 2 लोग हैं ना बोर्ड में, तो फिर इसकी जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो वैलिड ही मानी जाएंगी, उन्हें इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट कह रही है कि चेयरमैन या जो मेंबर है वो अवेलेबल ही नहीं है बोर्ड में, तो फिर रिप्लेसमेंट का वेट करना होगा। यानी पहले क्या है, सिर्फ एब्सेंट था, उस दिन आया नहीं, उसकी तबीयत खराब थी मेंबर की, मान लो नहीं आया वो, ठीक है, लेकिन अगर वो अवेलेबल ही नहीं है, रिटायर हो चुका है, तो फिर गवर्नमेंट कह रही है कि आपको रिप्लेसमेंट का वेट करना होगा। सेक्शन 6 में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट की गई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जानना है कि वो सिर्फ इंक्वायरी करती है, डिसीजन नहीं देती। अपॉइंट करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, किस लिए? फॉर इंक्वायरिंग इनटू एनी मैटर कनेक्टेड टू एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। और इसे भी जब भी ज़रूरत होती है तब अपॉइंट किया जाता है। अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन्स होते हैं, जैसे भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ठीक लगते हैं, लेकिन अगर इसमें 2 या ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन्स है ना, तो उन्हीं इंडिपेंडेंट पर्सन्स में से एक को चेयरमैन बना दिया जाएगा। मान लो इसमें 4 इंडिपेंडेंट पर्सन थे, इन 4 में से ही एक को बना देंगे चेयरमैन। नाउ इफ़ द चेयरमैन और एनी मेंबर इज एब्सेंट, अगेन वही चीज़ है, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड, अगर कोरम फुलफिल हो रहा है ना इस कोर्ट का, तो फिर उसकी जो प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी वो इंक्वायरी करेगी, उसे वैलिड ही माना जाएगा। वही चीज़ है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि जो चेयरमैन और मेंबर है वो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, तो फिर रिप्लेसमेंट का वेट करना होगा। सेक्शन 7 में लेबर कोर्ट्स अपॉइंट की जाती हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट गेजेटेड नोटिफिकेशन के जरिए एक या एक से ज़्यादा लेबर कोर्ट्स को अपॉइंट कर सकती है, बना सकती है। ठीक है, किस लिए बनाएगी? ताकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का एडजुडिकेशन हो सके, और सेकेंड शेड्यूल में जो भी लिस्टेड नंबर, जो लिस्ट दी गई है, उन मैटर्स पर लेबर कोर्ट अपने डिसीजंस देती है। ठीक है, यानी सेकेंड शेड्यूल में मान लीजिए इतनी लंबी लिस्ट है, उसमें 10 मैटर्स हैं, तो इन 10 मैटर्स पर जो भी केसेस होंगे वो लेबर कोर्ट सुनने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब लेबर कोर्ट में सिर्फ एक ही पर्सन होता है और उसे कहते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर।
पिछले हमने देखे थे 2 से 4 मेंबर्स भी हो सकते थे, ज़्यादा भी हो सकते थे, है ना। लेकिन लेबर कोर्ट में सिर्फ एक ही पर्सन होगा और उसे हम कहेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशंस क्या होंगी? सबसे पहले तो या तो वो हाई कोर्ट जज है या फिर था, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहा है 3 सालों के लिए। इंडिया में कोई भी जुडिशियल ऑफिसर हेल्ड किया है 7 सालों के लिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर था किसी भी लेबर कोर्ट का या किसी स्टेट एक्ट में एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए। और या फिर ही इज़ और वॉज है या फिर था डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के लिए, या फिर जॉइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट लेबर डिपार्टमेंट, ठीक है। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो उसमें डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर होना चाहिए, या फिर अगर स्टेट लेबर डिपार्टमेंट है तो जॉइंट कमिश्नर एटलीस्ट होना चाहिए, और इसके साथ साथ उसके पास एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए। कम से कम 7 सालों का लेबर डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 3 साल कंसीलिएशन ऑफिसर के तौर पर एक्सपीरियंस चाहिए। और जब भी उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए अपॉइंट किया जाएगा तो उसे अपनी गवर्नमेंट सर्विस से रेजिग्नेशन देना होगा, चाहे वो डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर हो या फिर जॉइंट कमिश्नर हो, लेकिन अपॉइंटमेंट के पहले उसे रिजाइन करना होगा अपनी गवर्नमेंट सर्विस से। इनके अलावा ऑफिसर ऑफ इंडियन लीगल सर्विसेज इन ग्रेड 3 विथ 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसे भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है। सेक्शन 7A में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स को बनाया जाता है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट के जरिए एक या एक से ज़्यादा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स बना सकती है। किस लिए? अगेन सेम रीज़न है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के एडजुडिकेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स जो है ना वो 2nd और 3rd शेड्यूल के मैटर्स जो लिस्टेड हैं उन पर अपने फैसले सुना सकती है और केसेस को सुन सकती है। पिछले वाले में लेबर कोर्ट में सिर्फ 2nd शेड्यूल के मैटर्स को ये सुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एक कदम आगे हैं और ये 2nd और 3rd शेड्यूल दोनों के ही मैटर्स को सुन सकते हैं। अब ये एक छोटी सी लिस्ट है जो कि 2nd और 3rd शेड्यूल के मैटर्स में 3rd शेड्यूल में जो मैटर्स लिस्टेड हैं उनके बारे में है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल के पास, यानी कि अब देखो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को अपॉइंट कौन कर रहा था? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेटअप करती है तो उसके पास एक एक्स्ट्रा पावर है, यानी कि वो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के केसेस को भी सुन सकती है, वो इसके जुरिस्डिक्शन में ही आते हैं, ठीक है। नाउ कॉम्पोजिशन क्या होगा? अगेन इसमें भी सिर्फ एक ही पर्सन होगा अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और उसे कहेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी? ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, सिर्फ एक डिफरेंस है कि इसे इंडिया में 7 सालों तक कोई जुडिशियल ऑफिस हेल्ड नहीं करना है, बाकी सब है, बाकी सब सेम है। इज़ और वॉज हाई कोर्ट जज, ठीक है, डीजे या फिर एडीजे रहा होना चाहिए 3 सालों तक के लिए। इज़ और वॉज डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर जॉइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट लेबर डिपार्टमेंट जिसके पास एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए। 7 सालों का लेबर डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस जिसमें कम से कम 3 सालों के लिए कंसिलिएशन ऑफिसर के तौर पर काम किया हो, और अगेन अपॉइंट होने से पहले उसे गवर्नमेंट अपनी जो जॉब है उससे रिज़ाइन करना होगा। उसके अलावा इंडियन लीगल सर्विसेज ग्रेड 3 के ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जा सकता है अगर उसके पास 3 सालों का एक्सपीरियंस है उस ग्रेड में तो, ठीक है। ऑलमोस्ट सिमिलर हैं इनकी क्वालिफिकेशंस लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की, बट बहुत ही माइनर से डिफरेंस है बस। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है असेसर्स। असेसर्स बेसिकली ऐसे एक्सपर्ट एडवाइज़र्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक मैटर पर जो कोर्ट है या फिर ट्रिब्यूनल है उसे अपनी एडवाइस देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ज़रूरी नहीं है कि वो हर केस में ही एक्सपर्ट हो, उसे सब कुछ आता हो। इसीलिए गवर्नमेंट को अगर लगता है तो वो 2 एसेसर्स को अपॉइंट कर सकती है टू एडवाइज द ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। अब ये कोई कंपैरिजन है लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का, तो इसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ओके। नाउ सेक्शन 7B कह रहा है कि नेशनल ट्रिब्यूनल्स को भी अपॉइंट कर लो। अब जब लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर लिए तो एक नेशनल ट्रिब्यूनल भी बना लो। अब नेशनल ट्रिब्यूनल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, क्योंकि सीधी बात है पूरे देश की जो ट्रिब्यूनल है उसे कोई स्टेट गवर्नमेंट तो अपॉइंट कर ही नहीं सकती, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अपॉइंट करेगी। नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट एक या एक से ज़्यादा नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बना सकती है, अगेन सेम रीज़न के लिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के एडजुडिकेशन के लिए, ठीक है। या फिर और यहाँ पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में
पूरे नेशनल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है या फिर एक से ज़्यादा स्टेट्स को ये अफेक्ट करता है तो फिर नेशनल ट्रिब्यूनल को अपॉइंट किया जा सकता है। नाउ दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कोर्ट इन इंडिया, और ये तब अपॉइंट की जाती है जब बहुत बड़े मैटर्स होते हैं, ठीक है। रेगुलर ट्रिब्यूनल्स उसे हैंडल नहीं कर सकती, तब नेशनल ट्रिब्यूनल को अपॉइंट किया जाता है। अब नेशनल ट्रिब्यूनल में भी सिर्फ एक ही पर्सन होगा जिसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहेंगे अगेन, और उसे अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर इसकी सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है, मस्ट बी और हैव बीन अ हाई कोर्ट जज, यानी कि हाई कोर्ट जज है या फिर रहा होना चाहिए। नाउ यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट 2 एसेसर्स को अपॉइंट कर सकती है। ऑब्वियसली जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसे असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए कुछ स्पेसिफिक मैटर्स में। नाउ सेक्शन 7C डिस्क्वालिफिकेशन बताता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल में। तो बेसिकली कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो इंडिपेंडेंट नहीं है या फिर 65 ईयर्स की एज अटेन कर ली है तो फिर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? उसके जो भी डिस्प्यूट में पार्टीज़ हैं किसी के साथ कनेक्शन है, ठीक है। मान लीजिए एक वर्कर है और एम्प्लॉयर है, अब इनका केस गया एक लेबर कोर्ट में, ठीक है, और लेबर कोर्ट में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था वो इस एम्प्लॉयर का एक रिश्तेदार था। तो यहाँ पर जो डिसीजन वो देगा ना, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकता है। तो वो इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं रहा, तो इसीलिए उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे, उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। या फिर उसने 65 ईयर्स की एज अटेन कर ली है, तो जो कि रिटायरमेंट की एज होती है बेसिकली, तो फिर वो भी डिस्क्वालीफाई है। नाउ सेक्शन 7D थोड़ा सा बहुत कम ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसिकली ये कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 इंट्रोड्यूस किए थे। अब इस एक्ट के आने के बाद जिस भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, उसके क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, टर्म्स, सैलरी, रेजिग्नेशन, रिमूवल, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सभी इसके न्यू चैप्टर के रूल्स के हिसाब से गवर्न किए जाएंगे, ठीक है, उन्हें माना जाएगा न्यू रूल्स के हिसाब से। और फाइनेंस एक्ट 2017 के पहले जिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है उनके लिए पुराने रूल ही एप्लीकेबल रहेंगे। नाउ सेक्शन 8 कहता है फिलिंग वैकेंसीज। जब भी कोई नेशनल ट्रिब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो रिटायर हो जाता है, मान लीजिए, टेम्परेरी एब्सेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया बीमार है, 10 दिन की छुट्टी पर है, तो वो फिलिंग वैकेंसी सेक्शन 8 में कवर नहीं किया जाएगा, ठीक है। परमानेंट उसको वो जा चुका है, उसका रिटायरमेंट हो चुका है, ठीक है। अब अगर नेशनल ट्रिब्यूनल का केस है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। लेबर कोर्ट या लेबर ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर का केस है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। बोर्ड, कंसिलेशन बोर्ड या फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का मैटर है तो फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी इन दोनों केसेस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नेशनल ट्रिब्यूनल के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करेगी, ठीक है। उस वैकेंसी को बेसिकली फिल करना है। और इसके रिटायर होने से पहले एक प्रोसीडिंग चल रही थी कोर्ट में, मान लीजिए नेशनल ट्रिब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है और किसी प्रोसीडिंग के बीच में ही उसका रिटायरमेंट आ गया, तो फिर जो नया प्रिसाइडिंग ऑफिसर आएगा ना, ऐसा नहीं होगा कि नए प्रिसाइडिंग ऑफिसर के आने से जो भी डिस्प्यूट चल रहा था वो शुरू से शुरू होगा, ऐसा नहीं होगा। जहाँ पर भी वो केस ख़त्म हुआ था वहीं से उसे कंटिन्यू रखेंगे और बाकी की प्रोसीडिंग्स एज इट इज़ चलेंगी। नाउ फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग बोर्ड्स एक्सेट्रा। सबसे पहले जब भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर रही है, चेयरमैन या फिर मेंबर ऑफ बोर्ड या फिर कोर्ट के लिए या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए, किसी लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल के लिए, तो उस पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे, ठीक है। बेसिकली गवर्नमेंट जिस तरीके से चाहे उस तरीके से अपॉइंट कर सकती है, उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। सेकेंडली, कोई भी एक्ट, मतलब जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर कोई भी वैकेंसी है उस बॉडी में, लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल, बोर्ड या कोर्ट में, किसी में भी अगर कोई वैकेंसी है और उसने अपनी प्रोसीडिंग्स पूरी कर रहा है वो, ठीक है, या फिर कोई डिसीजन सुना दिया, तो आप उस पर भी सवाल आप नहीं उठा सकते कि भैया ये तो वैकेंसी ही पूरी नहीं थी फिर भी इन्होंने अपना फैसला सुना दिया, तो आप उस पर भी सवाल नहीं उठा सकते हो, ठीक है। बस इतनी सी बात है। सिंपल टर्म्स में ये प्रोविज़न कह रहा है, ये सेक्शन कह रहा है कि आप अपॉइंटमेंट या फिर वैकेंसी को लेकर समय खराब मत करो और एक्चुअल जो डिस्प्यूट है ना उस पर ध्यान दो बस।
सबसेक्शन 2 कह रहा है कि लेट सेटलमेंट्स आर स्टिल वैलिड। अगर पार्टीज एक सेटलमेंट रीच करती हैं लेकिन ऑफिशियल टाइम लिमिट जो है कॉन्सिलिएशन की सेक्शन 12 और 13 में जो दी गई है वो ख़त्म हो चुकी है, तो ऐसा नहीं होगा कि भैया टाइम लिमिट ख़त्म हो गई है तो फिर वो सेटलमेंट इनवैलिड हो जाएगा। नहीं, वो तब भी वैलिड रहेगा, टाइम भले ही ज़्यादा लग गया हो। नॉट इनवैलिड जस्ट बिकॉज इट टेक्स लॉन्गर देन अलाउड। नाउ यहाँ पर कॉन्सिलिएशन ऑफिसर क्या है, उसे 14 दिन के अंदर अंदर अपना फैसला देना होता है, लेकिन मान लीजिए कि सेटलमेंट जो है वो 20 दिनों के बाद हो रहा है तो उसे इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर देंगे, वो वैलिड रहेगा तब भी। एब्सेंट मेंबर्स डोंट इनवैलिडेट साइंड सेटलमेंट्स। अगर एक बोर्ड का सेटलमेंट जो रिपोर्ट है सेटलमेंट की उसे साइन किया है चेयरमैन ने और बाकी सभी मेंबर्स ने, तो फिर वो वैलिड ही रहेगी, भले ही कुछ मेंबर्स जो हैं वहाँ से एब्सेंट हो। ठीक है, सम हियरिंग्स के लिए मान लीजिए 10 हियरिंग्स हुई हैं उस डिस्प्यूट की और 4 में कुछ मेंबर्स एब्सेंट थे, 4 हियरिंग्स में कुछ मेंबर्स एब्सेंट थे, लेकिन उनके साइन है जो बोर्ड सेटलमेंट रिपोर्ट आई है उस पर, तो वो तब भी वैलिड ही मानी जाएगी और किसी की एब्सेंस को नज़रअंदाज किया जाएगा। मतलब समवंस एब्सेंस वॉज अनफोर्सीन, यानी हमें नहीं पता हो सकता ना कि कब कौन नहीं आने वाला है ना। तो बेसिकली यही कह रहा है कि अगर कोई बोर्ड की सेटलमेंट रिपोर्ट है जिसे चेयरमैन और सभी मेंबर्स ने साइन कर दिया तो वो वैलिड ही रहेगी बस। अब ये है एक कंप्लीट टेबल, कंपैरिजन टेबल, जिसमें कौन सी बॉडी है, उसे सेटअप कौन कर रहा है, उसका स्कोप कितना है और उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी उसके मेंबर्स की, ये सभी कुछ इस टेबल में दी हुई है। और ध्यान देना ये सिर्फ रिवीजन पर्पस से है। आप सिर्फ इसको पढ़ के एग्ज़ाम में मत जाना, एक बार एटलीस्ट पूरा पढ़ ज़रूर लेना, उसके बाद रिवीजन इससे आसानी से आपका हो जाएगा। नाउ चैप्टर 2A कह रहा है नोटिस ऑफ चेंज। एक एम्प्लॉयर है, उसने वर्कर्स की सर्विस कंडीशंस में चेंजेस कर दिए उन्हें बिना बताए, तो ऐसा नहीं होगा। ये सेक्शन कह रहा है कि अगर 4th शेड्यूल में जो भी मैटर्स दिए हुए हैं, जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज के मैटर्स दिए हुए हैं, अगर कोई एम्प्लॉयर उनमें चेंज कर रहा है तो उसे वर्कर को पहले बताना होगा। ठीक है, ये वर्कर्स को सरप्राइजेस से और उन्हें अचानक बेसिकली मान लीजिए नाइट शिफ्ट है, ठीक है, कोई वर्कर था जो पहले दिन में काम कर रहा था लेकिन एम्प्लॉयर ने बिना बताए ही उसे बोल दिया कि अब कल से तुम नाइट ड्यूटी करोगे, तो वो मेंटली प्रिपेयर भी नहीं हो सकता ना, और रात में काम करना इतना आसान भी नहीं होता। तो ये सेक्शन कह रहा है कि एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स की जो वर्किंग कंडीशंस हैं उन्हें चेंज करने से पहले वर्कर्स को एक नोटिस देना होगा। अब वो नोटिस किन चीज़ों से रिलेटेड होगा, सबसे पहले तो 4th शेड्यूल में जितने भी मैटर्स कवर्ड हैं लिस्टेड हैं उनमें उनसे रिलेटेड अगर कोई भी चेंज कर रहे हो तो वर्कर्स को नोटिस दो। ठीक है, वो वेजेस के हो सकते हैं, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड के हो सकते हैं, आवर्स ऑफ वर्क, रेस्ट इंटरवल्स, लीव विद वेजेस, हॉलीडेज, क्लासिफिकेशन बाय ग्रेड्स, कुछ भी हो सकता है इन सब में से। ठीक है, 4th शेड्यूल में जो भी मैटर्स दिए हैं उनमें से कोई भी चेंज कर रहे हो तो आप सबसे पहले तो वर्कर को नोटिस दो कि हम ये चेंज करने वाले हैं, तो और वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में देना होगा, यानी जो गवर्नमेंट रूल से प्रेस्क्राइब होगा उस मैनर में देना होगा। और एम्प्लॉयर अब जो है ना वो 21 दिन ख़त्म होने के बाद ही, यानी मान लीजिए उसने 1 तारीख को नोटिस दिया है, किसी भी महीने के 1 जनवरी को नोटिस दिया है, तो अब यहाँ से 21 दिनों के ख़त्म होने के बाद ही वो उन चेंजेस को अप्लाई कर पाएगा। उसके पहले कोई भी चेंज नहीं करना है। अब ये नोटिस कब रिक्वायर्ड नहीं होगा, सबसे पहले तो अगर कोई चेंज किसी सेटलमेंट या अवार्ड के ज़रिए लागू किया गया है, मान लीजिए कोई कॉन्सिलेशन ऑफिसर है या फिर किसी कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, अवार्ड दिया है, उसके ज़रिए कोई चेंज लागू हो रहा है ना, तो उसके लिए इस नोटिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली पहले से ही पता होगा डिस्प्यूट में अगर है तो। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो इन रूल्स से गवर्न किए जाते हैं, ठीक है, बेसिकली जो स्पेशल गवर्नमेंट सर्विस रूल्स होते हैं ना, जिनमें सिविल सर्विसेज, रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड, ये सभी आते हैं, वहाँ पर भी नोटिस की ज़रूरत नहीं होती। ये है वो लिस्ट जिन रूल्स में इस नोटिस की ज़रूरत नहीं होगी। अब सेक्शन 9B कह रहा है कि पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट, यानी कि गवर्नमेंट, ये जो सेक्शन 9A है ना 21 दिन वाला नोटिस रूल, इससे कई इंडस्ट्रीज़ को एग्जेम्प्ट भी कर सकती है। मतलब चाहे गवर्नमेंट अगर तो वहाँ पर बोल सकती है कि इस 21 दिन के रूल की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि एम्प्लॉयर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो इस 21 दिन के नियम की वजह से, क्योंकि कई इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पर वेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, या फिर उस इंडस्ट्री को ही बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए, या फिर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो या वहाँ पर ऐसे नियम सेक्शन 9A के नियम जो हैं वो लागू नहीं होंगे। गवर्नमेंट क्या कर सकती है
या तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर सकती है, या फिर कुछ कंडीशंस के साथ इन मॉडिफिकेशंस को अप्लाई कर सकती है। जो भी एग्जेम्प्ट कर रही है ना, तो वहाँ पर बोल सकती है कि कुछ कंडीशंस हैं और इनके साथ, इन मॉडिफिकेशंस के साथ आप यहाँ पर सेक्शन 9A को अप्लाई कर लो। और ये सभी गवर्नमेंट कैसे करेगी? अगेन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए, ऑफिशियल अपने गजट में। किसके लिए? स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए या फिर क्लासेस ऑफ वर्कमैन के लिए। ओके, नाउ चैप्टर 2B, इसमें ग्रीवांस रिड्रेसल मशीनरी इस्टेब्लिश की जाती है। तो इसमें एक फॉर्मल कंप्लेंट सिस्टम इनसाइड वर्क प्लेस, यानी आपको किसी गवर्नमेंट बॉडी के पास नहीं जाना है। सेक्शन 9C कह रहा है कि आप जो वर्क प्लेस है ना आपकी, जहाँ पर आप काम कर रहे हो, वहाँ पर ही अपनी कंप्लेंट को डिस्पोज कर लो। और ये डिस्पोजल कैसे होगा? एक ग्रीवांस रिड्रेसल मशीनरी के जरिए। तो हर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कमैन हैं, वहाँ पर एक या एक से ज़्यादा ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं ना, वो आप अपने वर्क प्लेस पर ही उन्हें रिजॉल्व कर लो। अब ये सेक्शन कह रहा है कि जो GRC होगी ना, उसमें इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे एम्प्लॉयर और वर्कमैन के, और इसमें 6 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होंगे टोटल। यानी कि बेसिकली ये कह रहा है कि 3 मेंबर्स ईच साइड से होने चाहिए। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मेंबर्स ग्रीवांस रिड्रेसल मशीनरी में होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वुमन मेंबर्स की भी बात की गई है। अगर इस मशीनरी में, ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी में, मशीनरी में 2 मेंबर्स भी हैं ना, तो एटलीस्ट एक वुमन तो होनी ही चाहिए। और अगर 2 से ज़्यादा हैं तो वुमन को प्रोपोर्शनली इंक्रीज भी कर लो, यानी कि वुमन मेंबर तो होना ही चाहिए। नाउ चेयरपर्सन को कैसे अपॉइंट किया जाएगा? तो ये सेक्शन कह रहा है कि रोटेशनल बेसिस पे अपॉइंट कर लो। एक साल एम्प्लॉयर की साइड से चेयरमैन को रख लो, एक साइड वर्कर की साइड से चेयरमैन को रख लो, और रोटेट होते रहेंगे ऐसे हर साल। अब GRC जो है ना, ये अपनी प्रोसीडिंग्स को 30 दिनों में ख़त्म करेगी। जिस दिन उसे रिटर्न एप्लीकेशन मिली है ना, उससे 30 दिनों के अंदर अंदर इसे उस एप्लीकेशन को रिजॉल्व करना होगा, अग्रीड पार्ट ऑन बिहाफ ऑफ द अग्रीड पार्टी। नाउ वर्कमैन अग्रीड ऑफ द डिसीजन ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी, वो क्या करे? मतलब GRC ने ऐसा कोई डिसीजन सुनाया जिससे वर्कमैन ना खुश है, उसे लग ही नहीं रहा कि उसके साथ न्याय हुआ है, जस्टिस हुआ भी है, ठीक है, या फिर उसकी कंप्लेंट को रिजॉल्व किया हुआ है, तो फिर वो क्या करेगा? वो एक अपील करेगा। किस पर? एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर के पास एक अपील करेगा अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ GRC, और वो एम्प्लॉयर आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर, यानी जब भी वो उसे अपील उससे रिसीव हुई है ना, उसके 1 महीने के अंदर अंदर उसे डिस्पोज करेगा। और जो भी उसकी जो भी उसकी कॉपी होगी ना, जो उसने डिसीजन दिया हुआ है वर्कमैन के लिए, वो उस वर्कर को उसकी एक कॉपी भेजेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शंस भी हैं। सबसे पहले, राइट टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट स्टिल एग्जिस्ट, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी जो है वो आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दे, या फिर यहाँ पर आपका कोई रिजॉल्व नहीं हो पा रहा आपके डिस्प्यूट का, तो आप इंडस्ट्रियल जो बॉडी सेटअप की हुई हैं, लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, वहाँ पर नहीं जा सकते। तो ऐसा नहीं होगा, आप तब भी वहाँ पर जा सकते हो, भले ही यहाँ पर आपका कोई भी डिसीजन हो, आप वहाँ पर जा सकते हो। डजेंट अप्लाई इफ एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म एग्जिस्ट, यानी कि इफ द वर्क प्लेस ऑलरेडी हैज़ अनदर ग्रीवांस सिस्टम, दिस सेक्शन डजेंट अप्लाई। मतलब अगर आपकी वर्क प्लेस में ऑलरेडी कोई ग्रीवांस सिस्टम है, भले ही वो GRC ना हो, किसी और नाम से हो, कुछ और हो, तो फिर ये सेक्शन आप पर अप्लाई नहीं होगा। अब ये क्विक कंपैरिजन है, और इसे समझने के लिए, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को समझने के लिए, ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। रवि है जो एक फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पर टोटल 50 वर्कर्स हैं। अब एम्प्लॉयर शिफ्ट की टाइमिंग्स को चेंज करना चाहता है, तो सबसे पहले सेक्शन 9A के हिसाब से जो एम्प्लॉयर होगा वो सभी अफेक्टेड वर्कर्स को एक नोटिस देगा और 21 दिनों तक वेट करेगा। 21 दिनों तक वो कोई भी चेंज एप्लीकेबल नहीं करेगा। नाउ रवि एंड अदर्स गेट टाइम टू प्रिपेयर और ऑब्जेक्ट, यानी अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन है तो वो भी कर सकते हैं, या फिर मेंटली प्रिपेयर होने के लिए, फिजिकली भी प्रिपेयर होने के लिए अगर उन्हें समय चाहिए तो वो भी उन्हें मिल गया 21 दिन के अंदर अंदर। लेकिन रवि के पास एक कंप्लेंट आई कि अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहा है हमारा सुपरवाइज़र, ठीक है, यानी कुछ वर्कर्स को बेनिफिट्स दे रहा है और जो उसके पहचान के नहीं है, जो उनके पहचान के उन्हें
अच्छे फ़ायदे दे रहा है, डे शिफ्ट दे रहा है और कम काम करवाता है, लेकिन हमसे ज़्यादा करवाता है। तो सेक्शन 9C कह रहा है कि आप ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी के पास जाओ, जहाँ पर 3 एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 3 वर्कर के हैं। अब चेयरपर्सन जो होगा वो इस साल वर्कर की साइड से है। मान लीजिए इस साल वर्कर की साइड रोटेट हो सकते हैं वो, तो कमेटी अपना फैसला सुनाएगी 30 दिन के अंदर अंदर। लेकिन रवि अभी भी ना खुश है तो वो अपील करता है एम्प्लॉयर के पास। एम्प्लॉयर अपना डिसीजन देता है 1 महीने में। अब अगर रवि अभी भी ना खुश है तो फिर वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए किसी कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में जा सकता है। तो ये थी आज की क्लास। अब ये क्योंकि बहुत बड़ी है तो चैप्टर 2 तक ही ऑलमोस्ट 1 घंटे की ये क्लास हो चुकी है। सो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में अपना कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।